नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आर्ट एकेडमी के चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान के बारे में और हमारा पहला पाठ है शीत युद्ध का दौर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध किसे कहते हैं? शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? सामान्य शब्दों में जब दो या दो से अधिक देश एक ऐसा युद्ध करते हैं जिसमें अखबार, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, इन सभी के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, वास्तविक युद्ध नहीं होता है, तो इसको शीत युद्ध कहा जाता है। सरल शब्दों में एक ऐसा युद्ध जिसमें किसी तरह का रक्त नहीं बहता, किसी तरह का हमला नहीं होता, कोई बमबारी नहीं होती, परंतु ऐसा लगता है कि दोनों ही देश एक दूसरे को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसे हम वर्चस्वता का युद्ध भी कह सकते हैं। इसे अंग्रेजी में कोल्ड वार कहा जाता है। 1945 से लेकर 1990 तक का समय विश्व राजनीति में शीत युद्ध का समय कहलाता है। इस समय पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट। दोनों ही गुट एक दूसरे को हराना चाहते थे, एक दूसरे को नष्ट करना चाहते थे, और जिसका केवल एकमात्र कारण था विचारधारा का अलग होना। तो शीत युद्ध का सामान्य अर्थ है जब दो या दो से अधिक देश युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हों, परंतु वास्तविक युद्ध ना हो, तो उसे शीत युद्ध कहा जाता है। अफवाहों का युद्ध कहा जाता है, वाक युद्ध कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे कोल्ड वार कहते हैं। दो महाशक्तियों से क्या अभिप्राय है? 1945 से लेकर 1990 तक पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट का मुखिया था यूएसएसआर यानी कि रशिया, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं, और पश्चिमी गुट का मुखिया था यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी पूरे विश्व में दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और रूस। हमारा अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है? शीत युद्ध का चरम बिंदु है 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। तीन देशों की वास्तविकता, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रशिया। अमेरिका पूरे विश्व में पूंजीवाद का फैलाव चाहता था, और वही रशिया पूरे विश्व में साम्यवाद का फैलाव चाहता था। अमेरिका के तट के पास एक छोटा सा देश है, इसका नाम है क्यूबा। क्यूबा में यूएसएसआर के समर्थन से साम्यवादी सरकार थी, और क्यूबा को लगातार डर लग रहा था कि शायद अमेरिका उसके तख्ता को पलट देगा और वहां पर पूंजीवादी सरकार स्थापित कर देगा। इसी डर के चलते क्यूबा ने सोवियत संघ से सहायता मांगी। सोवियत संघ ने इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, और इसकी खबर भी अमेरिका को 3 हफ्ते बाद यानी कि 21 दिन बाद पता लगी। और जब अमेरिका को यह बात पता लगी तो उसने अपनी सेनाओं को फौरन युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए बोल दिया। परंतु युद्ध शुरू करने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव को कॉल किया और कहा कि इससे हमारी सुरक्षा खतरे में है, यहां से अपनी मिसाइलों को, अपने सैनिक पोत को, अपने युद्ध पोत को यहां से हटा लो, वरना युद्ध हो सकता है, और यह भी संभावना है कि यह युद्ध तीसरे विश्व में बदल जाए। इस बात को निकिता क्रुश्चेव और जॉन एफ कैनेडी ने बहुत आराम से समझा, और जॉन एफ कैनेडी की बात को मानते हुए निकिता क्रुश्चेव ने अपनी सेनाओं को, अपने युद्ध पोतों को वहां से हटा लिया, और इस प्रकार युद्ध होते होते रह गया। इस पूरे घटनाक्रम को ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक तरफ लग रहा था कि अब युद्ध हो ही जाएगा, और इसको ही शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्चस्व किसे कहते हैं? वर्चस्व का शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च होना। विश्व राजनीति में 1945 से लेकर 1990 तक दो देशों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। यानी कि एक तरफ अमेरिका अपने आप को नंबर 1 घोषित करना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ अपने आप को नंबर 1 घोषित करना चाहता था। दोनों ही देश वर्चस्व में एक दूसरे को हराना चाहते थे। इसको ही वर्चस्वता कहा जाता है, और इस वर्चस्वता का सबसे बड़ा कारण उनकी
विचारधारा थी और यह विचारधारा थी साम्यवादी और पूंजीवादी। यानी कि आपसी होड़ में नंबर 1 होने की जिद या नंबर 1 बनने की जिद वर्चस्वता कहलाती है और यह लड़ाई अमेरिका और रूस के बीच चल रही थी। हमारा अगला प्रश्न है 1962 में अमेरिका, रूस और क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? नंबर 1 अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदाइल कास्त्रो। यानी कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के, निकिता क्रुश्चेव यूएसएसआर के और फिदाइल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न है महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी? महाशक्तियों का अर्थ है यहां पर अमेरिका और रूस। अमेरिका यानी कि यूएसए और रूस मतलब यूएसएसआर। दोनों ही महाशक्तियां अपने वर्चस्वता के लिए सैनिक गठबंधन बनाती थी, अपने देशों के साथ छोटे छोटे गठबंधन बनाती थी। इनके कई लाभ थे। नंबर 1 छोटे देशों को अपने अधीन रखना। नंबर 2 वहां के कच्चे संसाधनों का अपने लिए प्रयोग करना, वहां के तेल, वहां के संसाधन, वहां की अन्य वस्तुओं का प्रयोग करना, वहां पर अपने सैनिक अड्डों का निर्माण करना, जासूसी के लिए उन देशों का इस्तेमाल करना और अपनी सेनाओं का खर्च भी वहां से निकालना। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि महाशक्तियां अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपना कद बढ़ाने के लिए, अपना दायरा बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ छोटे छोटे देशों को नियंत्रित करने के लिए और अपने दुश्मन देशों पर नजर रखने के लिए छोटे छोटे नए आजाद देशों के साथ कई प्रकार के राजनीतिक गठबंधन बनाती थी, जिसे हम छोटे गठबंधन, सैनिक गठबंधन या वर्चस्व गठबंधन के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न आसान है। यूएसए और यूएसएसआर की फुल फॉर्म। यूएसए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। दूसरा आपका यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक या यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। हमारा अगला प्रश्न है दूसरे विश्व युद्ध का समय काल क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय काल है 1939 से 1945। अगला प्रश्न है शीत युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? शीत युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण वैचारिक असमानता थी। वैचारिक असमानता का अर्थ है अमेरिका पूरे विश्व में पूंजीवाद का फैलाव चाहता था और यूएसएसआर पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रचार चाहता था। दोनों ही देश अपनी अपनी विचारधारा को स्थापित करना चाहते थे और दोनों ही देश नहीं चाहते थे विपरीत विचारधारा जीते। इस प्रकार हम कह सकते हैं शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण वैचारिक अवरोध था। अमेरिका पूंजीवाद की स्थापना चाहता था और रशिया पूरे विश्व में साम्यवाद की स्थापना चाहता था। हमारा अगला प्रश्न है हिरोशिमा और नागासाकी पर कौन से परमाणु बम गिराए गए? हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही जापान के दो बड़े शहर हैं। जापान युद्ध जीत रहा था। अमेरिका ने अपनी जिद को मनवाने के लिए, युद्ध जीतने के लिए बिना किसी ठोस दबाव के दो बमों गिराया। हिरोशिमा पर गिरा लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिरा फैटमैन। हम कह सकते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में दो बम गिरे, लिटिल बॉय और फैटमैन, और इस बमबारी में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए और आज भी लोग अपंग, अपाहिज और लाचार पैदा हो रहे हैं। यह बहुत ही दर्दनाक घटना थी। अगला प्रश्न है दो ध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? दो ध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ है विश्व का 2 गुटों में बंट जाना। पहले गुट का मुखिया अमेरिका था, यानी कि पूंजीवादी देश और उसका मुखिया अमेरिका, और साम्यवादी देश और उसका मुखिया। तो पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट को हम बोलते हैं ईस्टर्न ग्रुप, जिसका मुखिया था रशिया, और वेस्टर्न गुट का मुखिया था अमेरिका। दूसरा प्रश्न है नाटो, सीएटो और सेंटो की फॉर्म। नाटो की फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीएटो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सीएटो का है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई? वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में हुई और वार्सा पैक्ट यूएसएसआर ग्रुप का सैनिक गठबंधन था। अगला प्रश्न है नैम की फुल फॉर्म क्या है? नैम का अर्थ है नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष
आंदोलन। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? गुट निरपेक्षता शब्द का अर्थ है गुटों से अलग रहना, गुटों से निरपेक्ष रहना। यह सब दो शब्दों से बना है, गुट और निरपेक्ष। गुट का अर्थ है समूह, वर्ग, संगठन, और निरपेक्ष का अर्थ है अलग रहना, परे रहना। जब 1945 से लेकर 1990 तक पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट। उनमें से कुछ देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, जैसे भारत, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, घाना। इन सभी देशों ने मिलकर एक आंदोलन की स्थापना की, जिसकी नींव 1955 में एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन में रखी गई, और इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें यह कहा गया कि हम ना तो पूर्वी गुट में शामिल होंगे, ना ही पश्चिमी गुट में शामिल होंगे। हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करेंगे। यदि कोई गुट अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना की जाएगी, और यदि कोई गुट बुरा काम करता है उसकी भर्त्सना की जाएगी। कुल मिलाकर वे सभी देश जो किसी भी गुटबाजी में न पढ़कर अपने देश का विकास चाहते थे, शांति की स्थापना चाहते थे, विश्व में एकता चाहते थे, और पूरे विश्व में शांति बनी रहे, ऐसा वो सोचते थे, तो ऐसे देशों को गुट निरपेक्ष देश कहा गया, और इस आंदोलन को गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करने देश और उनके प्रतिनिधि के नाम बताओ। गुट निरपेक्ष देश थे, नंबर 1 भारत, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, यूगोस्लाविया। भारत से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, घाना से थे आपके वामे एन क्रूमा, इंडोनेशिया से थे सुकरानो, मिस्र से थे गमाल अब्दुल नासिर, और यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्राज टिटो। यानी कि प्रारंभिक 5 देश और उनके 5 प्रतिनिधियों के द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में हुआ। अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक क्यों माना जाता है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। जब शीत युद्ध अपने चरम पर था तो जर्मनी 2 भागों में बट गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी रशिया के फेवर में था और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के फेवर में था। क्योंकि बर्लिन राजधानी थी तो ठीक इसके बीचों बीच एक दीवार उठा दी गई, जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं। 1961 में बर्लिन दीवार बनी, इसको शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। और ठीक कुछ सालों बाद 1989 यानी दिसंबर 1989 में पूर्वी जर्मनी के लोगों के द्वारा खुद इस दीवार को गिरा दिया गया, और इस दीवार का गिरना ही शीत युद्ध का अंत माना जाता है। इस प्रकार बर्लिन की दीवार युद्ध के शुरू और युद्ध के अंत होने के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है एलटीबीटी, एनपीटी और साल्ट की फुल फॉर्म। एलटीबीटी फुल फॉर्म है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, एनपीटी की है न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ट्रीटी, और साल्ट की है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।